चीन में शी जिनपिंग भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी मुहिम छेड़ते हैं। देखने में ये एक नेक काम लग सकता है, लेकिन असल में वो इस मुहिम की आड़ में अपने सभी राजनीतिक दुश्मनों को एक एक कर रास्ते से हटा रहे थे। रूस में पुतिन अपने सबसे बड़े आलोचकों को या तो जेल में डाल रहे थे या फिर वो लोग रहस्यमयी हालत में मृत पाए जा रहे थे। संदेश साफ था कि जो पुतिन के खिलाफ जाएगा उसका यही हश्र हो जाएगा। इजरायल में नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, लेकिन वो देश को एक लंबे युद्ध में उलझाकर अपनी सत्ता को बचाए रखे हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब देश पर खतरा हो तो जनता अक्सर उसी नेता के पीछे एकजुट हो जाती है जो कुर्सी पर होता है। तुर्की में आइए, यहाँ एक तख्तापलट की नाकाम कोशिश के बाद एर्दोआन हजारों जजों, प्रोफेसर्स और पत्रकारों को जेल में डाल देते हैं। वो इस संकट को एक मौके की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि भविष्य में कोई उनके खिलाफ आवाज उठा ही ना सके। विश्व पटल पर हुई ये अलग अलग घटनाएं हैं, लेकिन एक छिपा हुआ धागा इनको जोड़ता है। सत्ता के लिए ताकत का ऐसा बेरहम इस्तेमाल जहां नतीजा ही सब कुछ हो और नियम कानून कुछ भी नहीं। राजनीति के इसी दर्शन को दुनिया एक खास नाम से जानती है और कहती है मैकियावेलियन पॉलिटिक्स। ये शब्द आया है मैकियावेली से। 500 साल पहले पैदा हुआ इटली के एक छोटे से शहर का वो क्लर्क जिसके लिखे सिद्धांत आज 21वीं सदी की वर्ल्ड पॉलिटिक्स का सीक्रेट मैनुअल बने हुए हैं। पुतिन से लेकर नेतन्याहू तक, ट्रंप से लेकर शी जिनपिंग तक, तमाम मॉडर्न पॉलिटिक्स वाले जो नेता हैं, उनकी कथनी और करनी का पैटर्न अगर आप देखेंगे तो आपको उनमें मैकियावेली की ही झलक मिलेगी, स्पेशली जो स्ट्रॉन्गमैन पॉलिटिक्स करते हैं। कौन था मैकियावेली, क्या थे उसके विचार और क्यों उसकी किताब को शैतान की हैंडबुक कहा गया? नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ लैला, जिसमें आज जानेंगे निकोलो मैकियावेली के बारे में। वो विचारक जो तमाम मॉडर्न राजनेताओं का बौद्धिक गुरु है, तानाशाहों का गुरु भी कह सकते हैं। कोई भी इंसान अपनी परिस्थितियों का ही नतीजा होता है, इसलिए मैकियावेली की कहानी को समझने के लिए हमें 500 साल पीछे के दौर के इटली में चलना पड़ेगा। निकोलो मैकियावेली की कहानी शुरू होती है 15वीं सदी के फ्लोरेंस से। ये वो दौर था जब इटली छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और हर सूबा दूसरे को निगल जाने की फिराक में था। अब ये फ्लोरेंस जो था वो कला का केंद्र होने के साथ साथ सियासी साजिशों का भी गढ़ था। यहाँ दिन में कला पर बात होती थी और रात में कत्ल की साजिश रची जाती थी। शहर पर एक परिवार का दबदबा था, मेडिसी। ये बैंकर्स थे, उनका पैसा पूरे यूरोप में लगा था और इसी पैसे के दम पर उन्होंने फ्लोरेंस की सियासत को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। मैकियावेली ने इसी फ्लोरेंस में आंखें खोली और उसके पिता एक मामूली वकील ही थे, तो मैकियावेली ने बचपन से गरीबी देखी, लेकिन किताबों से दोस्ती थी। वो घर पर ही प्राचीन रोम के किस्से पढ़ता और सीखता कि साम्राज्य कैसे बनते हैं, बिगड़ते हैं। 1478 में जब मैकियावेली सिर्फ 9 साल का था, उसने सत्ता का एकदम खुला नंगा नाच अपनी आंखों से देखा। हुआ क्या, पादसी परिवार ने मेडिसी के दबदबे को खत्म करने के लिए एक षड्यंत्र रचा। दिन चुना ईस्टर का, जगह चुनी फ्लोरेंस का सबसे बड़ा कैथीड्रल। मेडिसी परिवार के 2 भाई लोरेंजो और गुलियानो प्रार्थना में शामिल थे। जैसे ही पादरी ने घंटी बजाई, पादरी परिवार के लोग चाकुओं के साथ दोनों भाइयों पर टूट पड़े। गुलियानो को वेदी के सामने 19 बार चाकू मारा गया। लोरेंजो अपनी तलवार से लड़ता हुआ किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागा। इस घटना के बाद मेडिसी परिवार ने बदला भी लिया। रेड वेडिंग जैसा मामला था। साजिश में शामिल एक आर्क बिशप को पकड़ा उन्होंने और उसे पादरियों के कपड़ों में ही सरकारी महल की खिड़की से लटकाया, फांसी दे दी। 9 साल के मैकियावेली ने तभी सीखा कि सत्ता के खेल में रहम की कोई जगह नहीं होती। कुछ साल बाद मेडिसी परिवार को शहर छोड़कर भागना पड़ा। अब फ्लोरेंस पर एक पादरी गिरोलामो सावोनारोला का राज हो गया। सावोनारोला एक कट्टरपंथी था। उसे जाना जाता है अहंकार की होली जलाने के लिए। एक रोज उसने शहर के लोगों से कहा कि अपनी तमाम कीमती चीजें जला दो, ईश्वर की राह में बाधा बनती हैं। फ्लोरेंस के लोगों के गहने और सुंदर कपड़े जलाने पर फिर मजबूर किया गया लोगों को। कुछ ही सालों में लोगों का सब्र जवाब देने लगा और एक चौराहे पर सावोनारोला को पहले फांसी दी गई और फिर जला दिया गया। मैकियावेली ये सब देख रहा था। उसने सीखा कि जनता की राय बदलती है
और वो पैगंबर जो निहत्था हो उसका अंत हमेशा बुरा होता है। इसी उथल पुथल के बीच 1498 में 29 साल के मैकियावेली को फ्लोरेंस गणराज्य की सरकार में एक ओहदा मिल गया। वो एक सेक्रेटरी और राजनयिक बन गया। अगले 14 साल तक उसने फ्लोरेंस की सेवा की, इसी पद पर प्रमोट भी होता रहा। लगभग 1.5 दशक बाद भाग्य ने फिर पलटी मार ली। स्पेन की फौज की मदद से मेडिसी परिवार फिर से फ्लोरेंस की सत्ता में लौटा। गणराज्य खत्म हुआ। मैकियावेली को नौकरी से निकाला गया, उस पर साजिश का झूठा आरोप लगा, अरेस्ट हुआ और शहर की सबसे बदनाम जेल बारगेलो में डाल दिया गया। वहां उसे स्ट्रेपाडो नाम की यातना दी गई। उसके हाथ पीठ के पीछे बांध दिए जाते और रस्सी से उसे हवा में ऊपर खींचा जाता, फिर झटके से नीचे गिराया जाता जिससे उसके कंधे अपनी जगह से उखड़ जाएं। 4 बार यातना दी गई यही, और मैकियावेली टूट गया, लेकिन उसने जुर्म नहीं कबूला। कुछ हफ्तों बाद फिर रिहा किया गया। अब वो एक बर्बाद इंसान था। भारी जुर्माना लगा था और शहर से निकाला भी मिल गया। फ्लोरेंस के बाहर अपने छोटे से फार्म पर रहने लगा। दिन में वो किसानों और कसाईयों के साथ ताश खेलता, शराब पीता, लेकिन रात में वो एक दूसरा इंसान बन जाता। अपनी एक मशहूर चिट्ठी में वो लिखता है कि शाम को मैं अपनी स्टडी में जाता हूँ, दरवाजे पर ही अपने कीचड़ सने दिन के कपड़े उतारता हूँ, इसके बाद शाही पोशाक पहनता हूँ और फिर मैं पुराने दौर के महान लोगों की अदालतों में दाखिल होता हूँ, उनसे सवाल करता हूँ और वो मुझे जवाब देते हैं। उन 4 घंटों के लिए मैं अपनी सारी परेशानियां, अपनी गरीबी, मौत का डर सब भूल जाता हूँ। इसी अकेलेपन और बेबसी में उसने एक छोटी सी किताब लिखनी शुरू की। एक्चुअली किसी अदालत में नहीं जाता था, इमेजिन करता था कि वो वाद विवाद कर रहा है, संवाद कर रहा है। एनीवेज, अनुभव से उसने किताब लिखना शुरू किया। उसने अपने 14 साल के राजनयिक तजुर्बे और सत्ता के क्रूर खेल के सारे सबक निचोड़े। उसने ये किताब मेडिसी शासक को भेंट करने के लिए लिखी, इस उम्मीद में कि शायद वो उसकी काबिलियत को पहचाने और फिर उसे कोई काम दे दे। इसी किताब का नाम था द प्रिंस। मैकियावेली के दौर में राजाओं को सलाह देने वाली किताबें सिखाती थी कि राजा को दयालु होना चाहिए, ईमानदार, न्याय करने वाला होना चाहिए। लेकिन मैकियावेली ने इस परंपरा को तोड़ा। उसने कहा कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, बल्कि वैसी ही है जैसी वो है, क्रूर है, धोखेबाज है। द प्रिंस मैकियावेली की सबसे फेमस किताब है। किताब की शुरुआत में ही अपना इरादा साफ कर देता है। वो लिखता है कि मेरा इरादा उन चीजों के बारे में लिखना है जो सच होती हैं, न कि उन चीजों के बारे में जिनकी सिर्फ कल्पना ही की जाती है। उसने कहा कि एक शासक को यह सीखना होगा कि जरूरत पड़ने पर बुरा कैसे बना जाए, क्योंकि जो इंसान हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करेगा वो बुरे लोगों की इस दुनिया में बर्बाद हो जाएगा। इस बात को समझने के लिए मैकियावेली ने 2 सबसे जरूरी शब्दों का इस्तेमाल किया, फॉर्तूना और विर्तु। फॉर्तूना या फॉर्चूना का कह लीजिए मतलब था भाग्य या किस्मत। एक महिला की तरह उसने कल्पना की इसकी। मैकियावेली का मानना था कि हमारी जिंदगी के आधे फैसले किस्मत करती है, लेकिन बाकी आधे हमारे हाथ में होते हैं। उसने किस्मत की तुलना एक उफनती हुई नदी से की। जब बाढ़ आती है तो सब कुछ बहा ले जाती है, लेकिन एक काबिल इंसान बाढ़ आने से पहले ही बांध और नहरें बना लेता है ताकि वो नदी के बहाव को मोड़ सके और तबाही को काबू कर सके। किस्मत को काबू करने की यही काबिलियत थी विर्तु। ये शब्द अंग्रेजी के वर्च्यू जैसा ही है, दोनों का रूट एक ही है, वर्चुअस। प्राचीन रोम में वर्चुअस का मतलब होता था मर्दानगी, बहादुरी, चरित्र। अंग्रेजी में वर्च्यू को अक्सर सद्गुण समझा जाता है, लेकिन मैकियावेली ने सद्गुण या वर्च्यू की परिभाषा को बदल कर रख दिया। उसके अनुसार विर्तु का मतलब अच्छा या बुरा होना नहीं, विर्तु का मतलब है वो काबिलियत जो किसी खास मकसद को हासिल करने के लिए जरूरी है। एक डॉक्टर का सद्गुण है मरीज को ठीक करना, चाहे दवा कड़वी ही क्यों ना हो। उसी तरह एक शासक का सिर्फ एक ही मकसद होता है, रियासत की स्थिरता, स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट, और इस मकसद को हासिल करने के लिए जो भी करना पड़े वही शासक का असली सद्गुण यानी विर्तु है। इसी विर्तु के दम पर एक शासक को अपना सबसे बड़ा फैसला लेना होता है। क्या? कि उससे अपनी प्रजा का प्यार जीतना है या अपनी प्रजा के दिल में खौफ पैदा करना है। मैकियावेली का जवाब दो टूक था। उसने लिखा कि अगर दोनों में से एक को ही चुनना हो तो प्यार किए जाने से ज्यादा बेहतर है डर, क्योंकि इंसान एहसान फरामोश, डरपोक और लालची होता है। प्यार एक ऐसा बंधन है जिसे इंसान अपने फायदे के लिए तोड़ भी सकता है, लेकिन सजा का डर एक ऐसा बंधन है जो कभी नहीं छूटता, कभी नहीं टूटता। अपने इस सिद्धांत के साथ मैकियावेली ने एक चेतावनी भी दी। शासक को डरावना जरूर होना चाहिए, लोगों को उससे डरना चाहिए, पर नफरत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मैकियावेली ने तरीका सुझाया कि प्रजा की संपत्ति और उनकी औरतों से दूर रहो।
क्योंकि इंसान अपने पिता की मौत को जल्दी भूल जाता है लेकिन अपनी संपत्ति का नुकसान कभी नहीं भूलता। महिलाओं का जो जिक्र हुआ है आपको इस पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। वापस आते हैं। एक शासक को सिर्फ ताकतवर होना काफी नहीं है, उसे चालाक भी होना पड़ता है। मैकियावेली ने इसके लिए शेर और लोमड़ी का मशहूर उदाहरण दिया। शेर खुद को फंदों से नहीं बचा सकता और लोमड़ी खुद को भेड़ियों से नहीं बचा सकती। इसलिए एक शासक को फंदों को पहचानने के लिए लोमड़ी और भेड़ियों को डराने के लिए शेर दोनों होना चाहिए। ये द प्रिंस की कुछ मुख्य बातें हैं, लेकिन इस किताब का सबसे मशहूर या कुख्यात सिद्धांत है द एंड जस्टिफाइज द मीन्स, यानी मकसद तरीके से बड़ा है। मकसद हासिल करने के लिए कोई भी तरीका जायज है। मैकियावेली का तर्क था कि एक राजा का सबसे बड़ा धर्म है अपनी रियासत को बचाना, पावर को बचाना, और इस मकसद को पूरा करने के लिए उसे अक्सर ऐसे काम करने पड़ेंगे जो दोस्ती, इंसानियत और धर्म के भी खिलाफ हों। यहां उसने क्रूरता के सही इस्तेमाल की बात की, यानी सारी जरूरी क्रूरता एक ही बार में कर डालो ताकि लोगों के मन में खौफ बैठ जाए। इसके बाद क्रूरता बंद कर दो और लोगों को छोटे छोटे फायदे देना शुरू कर दो। इससे लोग पुरानी क्रूरता को भूल जाएंगे और तुम्हारे वफादार बन जाएंगे। तो क्या एक शहंशाह को हमेशा बुरा ही होना चाहिए? मैकियावेली कहता है नहीं। वो कहता है कि एक शासक के लिए जरूरी नहीं कि उसमें सारे अच्छे गुण हो, लेकिन ये बेहद जरूरी है कि वो अच्छा दिखे। उसे दयालु, वफादार और धार्मिक दिखना चाहिए, लेकिन मन से उसे ऐसा तैयार रहना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर वो ठीक इसका उल्टा भी कर सके। ये दिखावे की कला है, क्योंकि हर कोई ये देखता है कि तुम क्या दिखते हो, बहुत कम ये लोग महसूस कर पाते हैं कि तुम असल में चीज क्या हो। मैकियावेली सिर्फ एक शासक को सलाह नहीं दे रहा था, वो इस सवाल से भी जूझ रहा था कि एक महान देश या गणराज्य की नींव कैसे रखी जाती है। एक बिखरे हुए भ्रष्ट समाज को एक संगठित और ताकतवर देश में कैसे बदला जाए। इस सवाल का जवाब उसने इतिहास में खोजा और जो निष्कर्ष निकाला वो आज भी उतना ही विवादित है जितना 500 साल पहले था। उसकी किताब डिस्कोर्सेस ऑन लिविंग में वो कहता है कि किसी भी गणराज्य या साम्राज्य को अच्छी तरह से संगठित करना या पुराने संस्थानों में पूरी तरह से सुधार करना, ये दोनों काम लगभग असंभव है जब तक कि ये काम एक अकेले आदमी द्वारा न किया जाए। उसका तर्क था कि जब एक नया देश बनाना हो तो भीड़ से उम्मीद नहीं की जा सकती। भीड़ में सैकड़ों अलग अलग विचार होते हैं जो आपस में टकराते भी हैं। एक मजबूत नींव रखने के लिए एक संस्थापक, एक फाउंडर की जरूरत होती है। एक ऐसा अकेला ताकतवर व्यक्ति जो अपनी दूरदर्शिता और इच्छा शक्ति से समाज को एक नया आकार दे सके। मैकियावेली ने इसके लिए मूसा यानी मोसेस और साइरस और रोम के संस्थापक रोमुलस जैसे लोगों का उदाहरण दिया। यहीं पर मैकियावेली ने अपनी सबसे चौंकाने वाली बात भी कही। वो पूछता है कि इन संस्थापकों ने अपनी सत्ता कैसे स्थापित की। जवाब है कि अक्सर हिंसा और क्रूरता के जरिए, और मैकियावेली के अनुसार ये एक नेसेसरी इविल था। उसने रोम के संस्थापक रोमुलस का उदाहरण दिया जिसने अपने ही भाई रीमस को मार डाला था। आम नैतिकता के हिसाब से ये एक घिनौना अपराध था, लेकिन मैकियावेली कहता है कि हमें उसके काम को नहीं बल्कि उसके काम के नतीजे को देखना चाहिए। रोमुलस ने अपने भाई को अपनी निजी दुश्मनी के लिए नहीं बल्कि एक साझा मकसद के लिए मारा। वो रोम की नींव रख रहा था और वो नहीं चाहता था कि सत्ता में कोई दूसरा हिस्सेदार हो जो उसके बनाए नियमों को कमजोर कर दे। उसका मकसद एक महान शहर बसाना था। मैकियावेली के प्रसिद्ध शब्द हैं कि while the deed accuses him, the effect excuses him। कर्म इल्जाम लगाता है और परिणाम क्षमा कर देता है। यानी अगर आपका मकसद महान है, जैसे एक देश बनाना है, तो उसे हासिल करने के लिए किए गए क्रूर कामों को माफ किया जा सकता है। इस नियम के साथ मैकियावेली ने एक बड़ी शर्त भी रखी। संस्थापक की एक क्रूरता निजी फायदे के लिए नहीं बल्कि साझा भलाई यानी कॉमन गुड के लिए होनी चाहिए। एक संस्थापक का काम सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं है बल्कि ऐसे कानून और ऐसी संस्थाएं बनाना है जो उसके मरने के बाद भी देश को एक साथ जोड़े रखें। वो एक ऐसे आर्किटेक्ट की तरह है जिसे एक मजबूत इमारत बनाने के लिए पुरानी और कमजोर दीवारों को बेरहमी से तोड़ना भी पड़ता है। इस सिद्धांत का एक उदाहरण आधुनिक सिंगापुर और उसके संस्थापक ली कुआन यू को बताया जाता है। 1965 में जब सिंगापुर आजाद हुआ तो वो एक छोटा, गरीब और नस्लीय दंगों से जूझ रहा देश था। ली कुआन ने अगले 30 सालों तक सिंगापुर पर एक छत्र राज किया, अपने राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाला, प्रेस की आजादी पर कड़े पहरे लगाए और समाज पर सख्त अनुशासन लागू कर दिया। कई लोगों ने उन्हें तानाशाह कहा, लेकिन ली के समर्थक तर्क देते हैं कि उन्हीं के शासन में सिंगापुर एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक बना।
मैकियावेली का मानना था कि संस्थापक का सबसे बड़ा काम है अपनी मृत्यु का इस्तेमाल करके मजबूत संस्थाएं बनाना, क्योंकि एक संस्थापक अपनी काबिलियत अपने वारिस को नहीं दे सकता। इसलिए उसे ऐसे कानून बनाने चाहिए कि उसके बाद आने वाले कमजोर शासक भी देश को बर्बाद न कर दें। सत्ता किसी एक इंसान के कंधों पर नहीं बल्कि संस्थाओं के कंधे पर टिकी होनी चाहिए। यही एक स्थायी और महान देश का रहस्य है। यानी मैकियावेली के विचार भी समय के साथ में मैच्योर हुए, बदले। अब तक हमने मैकियावेली के उस चेहरे को देखा जिसने उसे बदनाम ही किया, एक ऐसा विचारक जो राजकुमारों को क्रूरता, धोखे और डर का पाठ पढ़ाता है। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है, क्योंकि जिस वक्त मैकियावेली द प्रिंस लिख रहा था उसी दौर में वो एक और किताब लिख रहा था जिसका नाम था, जैसा हमने पहले भी बताया, डिस्कोर्सेस ऑन लिवी। ये किताब प्राचीन रोम के महान इतिहासकार टाइटस लिवी के लेखन पर एक टिप्पणी थी। इसमें मैकियावेली एक राजकुमार को नहीं बल्कि एक गणराज्य यानी एक रिपब्लिक को सलाह दे रहा था। वो ये नहीं सिखा रहा था कि एक आदमी को कैसे सत्ता बचानी है, बल्कि ये बता रहा था कि एक आजाद देश को महान कैसे बनाया जाए, स्पेशली रिपब्लिक्स को जहां जनता के हाथ में ताकत होती है। इस किताब में मैकियावेली का सबसे बड़ा सवाल था कि इतिहास में शहर और साम्राज्य महान कैसे बनते हैं। उसका जवाब हैरान करने वाला था। उसने लिखा, अनुभव दिखाता है कि शहरों ने कभी भी ताकत और दौलत में तरक्की नहीं की, सिवाय उस दौर के जब वो आजाद रहे हों। उसने एथेंस और खासकर रोम का उदाहरण दिया। मैकियावेली के लिए किसी भी देश की महानता का सिर्फ एक ही राज था, आजादी। और यहीं पर वो उस विचार को पेश करता है जो द प्रिंस से बिल्कुल उल्टा लगता है। डिस्कोर्सेस में वो कहता है कि एक राजकुमार से ज्यादा समझदार, ज्यादा स्थिर और बेहतर निर्णय लेने वाली आम जनता होती है। वो आगे लिखता है कि एक अच्छा और संगठित गणराज्य जहां लोगों की आवाज सुनी जाती है, एक समझदार राजकुमार से बेहतर होता है। तो फिर एक आजाद गणराज्य को टिकाऊ और महान कैसे बनाया जाएगा? यह मैकियावेली अपना सबसे क्रांतिकारी सिद्धांत पेश करता है। उसने रोम का उदाहरण देते हुए कहा कि रोम की आजादी का सबसे बड़ा कारण वहां के अमीर घरानों यानी नोबल्स और आम जनता यानी प्लीब्स के बीच का टकराव था। ये टकराव, ये संघर्ष ही रोम की ताकत का भी राज था। उसका तर्क था कि हर समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो ताकतवर हैं, दूसरों पर हुक्म चलाना चाहते हैं यानी अमीर आप कह लीजिए। दूसरे वो आम लोग हैं जो किसी के गुलाम नहीं बनना चाहते यानी जनता। इन दोनों के बीच हमेशा एक खींचतान चलती है और इसी खींचतान के कारण ऐसे कानून बनते हैं जो आज़ादी की रक्षा करते हैं। ये संघर्ष एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है जो किसी एक पक्ष को पूरी तरह से हावी नहीं होने देता। ये मैकियावेली का वो पक्ष है जहां वो गणतंत्र और लोकतंत्र का हिमायती है। तो सवाल उठता है कि हम किस मैकियावेली पर यकीन करें, वो जो द प्रिंस में क्रूर राजकुमार की वकालत करता है, या वो जो डिस्कोर्सेस में जनता की आज़ादी के गीत गाता है। असल में मैकियावेली एक यथार्थवादी था। वो मानता था कि जब समाज पूरी तरह से भ्रष्ट हो तब व्यवस्था कायम करने के लिए प्रिंस जैसी ताकत की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसका अंतिम लक्ष्य एक आदर्श गणराज्य की स्थापना ही था। हालांकि, और ये बहुत बड़ा हालांकि है, मैकियावेली के समर्थक और विरोधी दोनों द प्रिंस की बात ज्यादा करते हैं क्योंकि वो ज्यादा कंट्रोवर्शियल बुक थी। एक और बात, पश्चिमी दुनिया में खासकर मैकियावेली के विचारों को चेतावनी के तौर पर पढ़ाया जाता है, स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कि ये विचार गलत हैं, तानाशाही हैं, लेकिन ये नैतिक वचन वैसे ही हैं जैसे झूठ बोलना गलत है। सब बोलते हैं और इसके साथ झूठ भी बोल लेते हैं। इसी खोखली नैतिकता के चलते आप पाएंगे कि दुनिया के तमाम नेता मैकियावेली को दुत्कारते हैं, चेतावनी के लहजे में अपने विरोधियों को मैकियावेलियन कहते हैं, लेकिन जब सत्ता पर पकड़ बनाने की बात हो तो चेले सारे अपने गुरु की बात करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये बात भी मैकियावेली की ही सिखाई हुई है कि शासक के लिए जरूरी नहीं कि उसमें सारे अच्छे गुण हों, लेकिन यह बेहद जरूरी है कि वो अच्छा दिखे। बहरहाल, इतनी कंट्रोवर्शियल किताब लिखने वाले मैकियावेली की खुद की जिंदगी का क्या हुआ, अब इस पर आते हैं। द प्रिंस लिखने के बाद मैकियावेली की जिंदगी उम्मीद और नाउमीदी के बीच झूलती रही। उसे लगा कि यह किताब मेडिसी शासकों को प्रभावित करेगी, उसको उसका पुराना सम्मान वापस मिलेगा, नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। निराश होकर मैकियावेली ने अपना ध्यान लेखन और दूसरे कामों में लगा लिया। आखिरकार किस्मत ने पलटी मारी और 1520 में उसे फ्लोरेंस का इतिहास लिखने का काम मिला। अब ये एक सम्मानजनक काम था, लेकिन इसमें था रिस्क। उसे मेडिसी परिवार के इतिहास के उन काले पन्नों को भी लिखना था जिसमें उन्होंने खुद फ्लोरेंस की आज़ादी को खत्म किया था। 1527 में जब वो अपनी किताब फ्लोरेंस का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस पूरी कर चुका था, इटली की सियासत में फिर से भूचाल आया। स्पेन और जर्मनी की सेनाओं ने रोम को लूट लिया।
इसका फायदा उठाकर फ्लोरेंस के लोगों ने बगावत की और मेडिसी परिवार को एक बार फिर शहर से बाहर निकाल दिया गया और फ्लोरेंस में फिर से गणराज्य की स्थापना हो गई। मैकियावेली को लगा कि आखिरकार उसका वक्त फिर आया। उसे पूरी उम्मीद थी कि नई सरकार उसके अनुभव का सम्मान करेगी, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। गणराज्य के नए नेताओं ने उसे शक की नज़र से देखा। वो उसे मेडिसी का आदमी मानने लगे और इसलिए कोई पद नहीं दिया। ये आखिरी धक्का मैकियावेली बर्दाश्त नहीं कर पाया। कहा जाता है कि इस नाउमीदी ने उसका दिल तोड़ दिया और कुछ ही हफ्तों बाद 21 जून 1527 को 58 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। मैकियावेली की मौत के बाद उसकी किताब द प्रिंस धीरे धीरे यूरोप में फैली और इसे पढ़कर लोग दहल गए। चर्च ने इसे शैतानी किताब करार दिया और इस पर पाबंदी लगाई। मैकियावेली इतना बदनाम हुआ कि इंग्लैंड में शैतान का एक नाम ही पड़ गया, ओल्ड निक, जो निकोलो मैकियावेली के नाम से निकला था। महान नाटककार शेक्सपियर ने भी अपने नाटकों में धूर्त और साजिशी किरदारों के लिए मैकियावेल शब्द का इस्तेमाल किया। हालिया विश्लेषणों के हिसाब से वैसे मैकियावेल शैतान नहीं था ना, उसकी किताब द प्रिंस कोई निर्देश पुस्तिका ही थी जिसका पालन किया जाना जरूरी है। ये एक चेतावनी है, एक एक्सरे जो हमें सत्ता की अंदरूनी मशीनरी को दिखाता है। वो मशीनरी जो अक्सर नैतिकता के खोल के नीचे डर, धोखे और ताकत के बेरहम नियमों पर चलती है। मैकियावेली ने यह खेल शुरू नहीं किया, उसने तो बस इस खेल के नियम लिख दिए और उसकी सबसे बड़ी और सबसे डरावनी विरासत यही है कि 500 साल बाद भी ये खेल और इसके नियम बिल्कुल नहीं बदले हैं। मैकियावेली पर यह शानदार आलेख कमल ने लिखा था और आनंद ने अलिफ के इस एपिसोड को रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबरगांव।